हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मैटर की डिफिनेशन, जो कि है मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज सम मास। मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसके पास एक अपना ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, मतलब जो स्पेस को गेन करता है और या फिर अपना एक सम मास होता है। तो आप लोग बोलोगे कि सैंड का क्या मास होता है। तो सैंड का मास होगा कोई 0.000 करके 1 ग्राम। तो इसका तो कोई मास ही नहीं हुआ, ये तो बहुत छोटा मास है। लेकिन यहाँ पे जब लिखा हुआ एनीथिंग, तो हम लोग उसके साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकते। वो भी हमारा मैटर के ही अंदर आएगा। इसीलिए हम लोग को शुगर, सॉल्ट, सैंड, वाटर एंड एयर, इन सभी को मैटर के अंदर गिनना पड़ेगा। So vapors are also matter because they can also occupy space and they have only their mass. तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अकॉर्डिंग टू एशियंट इंडियन फिलोसफी, पंच तत्व एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। तो पिछले जमाने के लोग मानते थे कि पंच तत्व ही हमारा मैटर है, जैसे कि हवा, पानी, जल, वायु, आकाश, धरती। लेकिन अकॉर्डिंग टू नाउअडेज फिलोसफी, मैटर is classified into two types: physical classification and chemical classification. फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फिजिकल क्लासिफिकेशन और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है एलिमेंट्स, कॉम्पो एंड मिक्सचर्स। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू नाउअडेज इंडियन फिलोसफी, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मतलब केजी। ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, एम क्यूब। कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हम लोग का फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब मैटर होता कैसी है, उसका शक्ल कैसा होता है, वो कैसा दिखता है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स विच डिफर इन शेप, साइज, नेचर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ मैटर। हर मैटर का अलग अलग शेप होता है, साइज होता है और नेचर होता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग, सबका अलग अलग फेस होता है, सबका अलग अलग नेचर होता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। वैसे ही मैटर्स होता है। जैसे हम लोग सेल से मिलके बने हैं, वैसे ही मैटर्स भी हम पार्टिकल्स को मिलके बने हैं, जिसको हम लोग पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अगर हम लोग पावर माइक्रोस्कोप से भी उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं देखेंगे। तो हम लोग जैसे सेल के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम। मतलब उन सभी के बीच में एक ऑक्यूपाइड स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, they possess some energy called kinetic energy. As the temperature rises, the kinetic energy of particles increase and hence particle moving itself. तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के अंदर, वो ऐसे हिलते डुलते रहते हैं और वो स्टेबल नहीं होते हैं। और थर्ड पॉइंट हो जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। A force of attraction exists between the particles that is known as intermolecular force of attraction. तो ये एक important point है, इसे आप highlight करके रखिएगा। और force are called possessive force, मतलब it is discovered by Robert Brown, movement are called Brownian motion। ये हम लोग का ऊपर वाला पॉइंट से आता है। और फर्स्ट पॉइंट समझने के लिए तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक बीकर ले लो, जिसके अंदर भरा हुआ है 100 ml ऑफ वाटर। उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं 2 क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट के। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो पानी का रंग जो हो गया है वो लेवेंडर या फिर डार्क पर्पल कलर का हो गया है। अब उसके अंदर से हम लोग 10 ml पानी निकाल के किसी और बीकर में डाल देते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि वो साफ पानी जो था वो भी एकदम पर्पल कलर का हो गया है। अब उससे हम लोग 10 ml पानी निकालकर फिर से साफ पानी में डाल देते हैं 100 ml। तो उसके बाद आप क्या देखोगे कि वो पानी भी लेवेंडर कलर का हो गया। तो यहाँ पर्पल के जो थे वो शेड्स घटते जा रहे हैं, लेकिन सभी के अंदर क्या है, एक पर्पल कलर आ रहा है। तो हम लोग ने तो सिर्फ 2 क्रिस्टल्स डाले थे, 2 क्रिस्टल्स तो खुल गए। तो मतलब वो इतने छोटे थे कि वो सब पानी में हम लोग डालते जा रहे हैं और वो सभी पानी को पूरा पर्पल करते जा रहा है। समझो कि 10 ml में हम लोग 10 ml में हम लोग डाले थे, फिर उससे से हम लोग 10 ml निकाल के फिर से 10 ml में डाले, फिर उससे 10 ml निकाल के फिर से हम लोग 100 ml में डाले। समझो वो कितने छोटे हैं, 10 ml होता ही कितना है।
उसके अंदर एक छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो थे, वो पूरे इतने सारे पानी को पर्पल कर दिया। अब सेकंड वाला समझने के लिए हम लोग फिर से लेते हैं एक एग्जाम्पल, जिसके अंदर हम लोग ले रहे हैं एक बीकर जिसपे हम लोग 100 ml पानी और उसमें 50 ग्राम हम लोग शुगर डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको हिलाते हैं, तो कुछ देर बाद देखेंगे कि वो उसमें घुल गया। नहीं, वो उसमें घुलता नहीं है। वो क्या किए, वो जो उसमें वाटर्स के पार्टिकल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स ने कहा कि चलो शुगर के पार्टिकल्स को हम लोग इसके अपने अंदर ले लेते हैं। अकेले क्या करेगा शुगर, तो वो अपने अंदर उसको ले लिए। और उसके बाद अगर हम लोग नमक के साथ ही ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि वो उसमें घुल गया है, लेकिन जब हम लोग उसको वेपराइज करेंगे तो हमारा पानी उड़ जाएगा और हमारा नमक जो है पानी का साथ छोड़ के वापस मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें जो इतने जो उसके अंदर स्पेस होते तभी तो वो शुगर को अपने अंदर लिया, इसका मतलब वो डिसॉल्व नहीं होते। फर्स्ट पॉइंट से हम लोग समझा कि वो इतने छोटे होते हैं। सेकंड पॉइंट से हम लोग ने सोचा कि हाँ, मैटर्स के अंदर जो होता है स्पेस भी होता है। अब थर्ड पॉइंट समझने के लिए हम लोग को एग्जांपल लेते हैं एक इंसेंस स्टिक का, मतलब अगरबत्ती। तो अगर हम लोग अगरबत्ती को किसी कोने में जला देते तो उसकी फ्रेगनेंस जो होती है वो चारों ओर फैलती है। आप कहोगे कि मैटर है तो मैटर का तो एक ही जगह रहता है, उसके पार्टिकल्स कैसे मूव कर सकते हैं। तो वही हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अगरबत्ती जला देते हैं तो अगरबत्ती की फ्रेगनेंस जो होती है वो सभी रूम में चली जाती है, सभी रूम के कॉर्नर में चली जाती है, क्योंकि उसके जो स्मोक होती है, उसकी जो फ्रेगनेंस निकलती है धुआं, उसके अंदर भी उसके पार्टिकल्स रहते हैं। तो इसी से अगर हम फ्रेगनेंस होता तो पार्टिकल्स तो वही जगह रहते हैं, लेकिन उसकी फ्रेगनेंस चारों ओर फैलती, लेकिन नहीं, पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, इसीलिए पार्टिकल्स उसके साथ साथ मूव करते हैं, इसलिए फ्रेगनेंस जो होता है, फ्रेगनेंस चारों ओर फैलता है, नहीं तो धुआं चारों ओर फैलता है और फ्रेगनेंस एक ही जगह रहती है। तो ये आपका भी क्लियर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट समझने के लिए हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, जहाँ पे अगर चौक रखा हुआ है, फिर एक आइस है, फिर एक कील है, मतलब नेल है आयरन की। तो अगर हम लोग हथौड़े से चौक पे मारेंगे, एकदम कम फोर्स लगाएंगे, तो वो तो ऐसे ही टूट के बिखर जाएगा। और अगर हम लोग आइस पे मारेंगे तो आप खुद ही सोचो कि थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर हम लोग नेल पे हथौड़ा मारेंगे बहुत जोर से, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि वो आयरन का है। तो लेकिन तो इसी से हम लोग को समझ में आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट करते हैं, भनी मतलब उस उनका जो ये चौक था, उनके पार्टिकल्स बड़े ही वीक थे, मतलब उनका बॉन्ड जो था, दोस्ती बहुत कमजोर थी। आइस की भी थोड़ी सी थी लेकिन थोड़ी देर में टूट गई, लेकिन जो नेल की थी उसके पार्टिकल्स एक दूसरे में बहुत अच्छे से अटैच हुए थे, तो वो एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा लेकिन टूटा नहीं। तो यहीं तक मैं इस चैप्टर को एंड करना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, केमिस्ट्री का चैप्टर यहाँ तक के नोट्स, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगी। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि पार्ट 2 आपको चाहिए या फिर नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।